अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है और वहाँ से आप रेंट की इनकम भी ले रहे हैं मंथली बेसिस पे, यानी कि हर महीने आपको रेंट आ रहा है, और अब आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और फाइल करते हुए आपको ये मसला आ रहा है कि जो आईआरएस है वो टैक्स ज़्यादा कैलकुलेट कर रहा है या आईआरएस कम टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, इसके पीछे एफबीआर की क्या प्लानिंग है, क्या वारदात है, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो 30 सितंबर है। 30 सितंबर तक जो टैक्स ईयर 2025 है उसकी रिटर्न हमने फाइल करनी है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1/7/2024 को और 30/6/2025 तक का साल है। इसकी जो टैक्स रिटर्न है वो हमने फाइल करनी है 30 सितंबर तक। अभी तक आप सबको पता है कि जो आईआरएस का सिस्टम है वो सही तरीके से अपडेट नहीं हुआ, जो कि चांसेस भी हैं कि ये डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि एक आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो कि आपने रेंट पे दी हुई है और उसका मंथली रेंट है 1 लाख रुपया। आपने उसको मंथली रेंट पे दिया हुआ है और साल का जो रेंट उसका बनता है वो बनता है फॉर एग्जांपल 12 लाख रुपया। अब 12 लाख रुपए आपने रेंट पे दिया हुआ है और फॉर एग्जांपल जो आपका जो जिस कस्टमर को आपने या जिस बंदे को आपने रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है वो आपका टैक्स विदहोल्ड करता है। वो क्या करता है कि सेक्शन 155 के मुताबिक जो टैक्स है विदहोल्डिंग टैक्स जिसको हम बोलते हैं वो डिडक्ट करता है। अब विदहोल्डिंग टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है कि 12 लाख के ऊपर अगर मैं आपको इस फार्मूला शीट में लेके जाऊं तो हम ये कहते हैं कि 1 लाख रुपया रेंट है और ये टोटल बनता है 12 लाख और रेंट जो है 75,000 वो एनुअली आपका डिडक्ट कर लेगा। हर महीने जब वो पेमेंट करेगा आपको तो वो क्या करेगा, 75,000 को डिवाइड करेगा 12 पे और हर महीने 6,250 रुपये आपका डिडक्ट कर लेगा। ये उसके स्लैब रेट है, इस स्लैब के मुताबिक वो आपकी डिडक्शन कर लेगा। मतलब ये है कि 1 लाख रुपये रेंट होगा और उसमें 6,250 रुपये वो डिडक्ट करेगा, बाकी जो अमाउंट है वो आपको चेक दे देगा और आप अपने अकाउंट में उसको डिपॉजिट करवाएंगे या आपके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देगा। पूरे साल की जो रेंट इनकम बनती है वो है 12 लाख और 75,000 रुपये आपका टैक्स कटा हुआ है। रिमेनिंग अमाउंट आपको साल के एंड पे मिल जाएगी। 75,000 को जारी बात अगर आप पूरे साल का एडवांस ले लेंगे तो एक ही बार वो काट लेगा, वरना हर महीने या हर क्वार्टर जब वो पेमेंट आपको ट्रांसफ़र करेगा तो जो टैक्स बनता है वो डिडक्ट कर लेगा। ये सेक्शन आपने याद रखना है। ये याद क्यों रखना है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको याद रखने के पीछे क्या लॉजिक है। ये सेक्शन क्या है, पहले नंबर पे सेक्शन है अंडर सेक्शन 155 के मुताबिक डिडक्ट किया। किसने टैक्स डिडक्ट किया? जिसको बिल्डिंग आपने रेंट पे दी हुई है। साल का एंड होता है, आप 30/6/2025 पे आते हैं और अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के मतलब सोचते हैं। जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करने के मतलब सोचते हैं तो आईआरएस पे जाते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं और आप ये देखते हैं कि आपका टैक्स कितना बनता है। तो हमारी रेंट की अमाउंट बनती है, रेंट अमाउंट हम ये कहते हैं 12 लाख है। उसके बाद 1/5 जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फॉर्म में हमें अलाउ किया जाता है एफबीआर की तरफ से, मतलब 20% हमें अलाउ किया जाता है। तो आप 12 लाख का 20% लें तो ये अमाउंट बन जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये कहते हैं 12 लाख आपकी टोटल अमाउंट है, इसका 20% आप ले लें तो ये अमाउंट बन जाएगी 20%, 80% हम लेते हैं तो ये अमाउंट बन जाएगी 9,60,000। तो 9,60,000 रुपया जो है वो हमारा क्या होगा, 12 लाख से माइनस कर देते हैं इस अमाउंट को, तो 2,40,000 रुपया आपका जो है वो माइनस हो जाएगा कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फॉर्म में ये आपको अलाउ किया जाता है। रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर क्या होता है, टैक्स चार्ज कर दिया जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो पहले भी मैंने लेक्चर में बताई हैं कि अगर आपने पहले नंबर पे तो ये है, अगर आपने कोई बिल्डिंग से रिलेटेड कोई इंश्योरेंस पे की हुई है तो वो भी माइनस हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने बिल्डिंग जो है वो बैंक लीज करवाई हुई है और इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, यहाँ से माइनस हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई आपके लीगल खर्चे हैं, कोई भी खर्चा है लीगली आपने एग्रीमेंट ड्राफ्ट कराया था या आपका कोई केस चल रहा है उस बिल्डिंग से रेलिवेंट, तो ये भी यहाँ से माइनस हो जाएगा। इसके अलावा भी हमें लॉ ये कहता है कि 5वें नंबर पे कोई और खर्चे जो कि 4% ऑफ एनुअल रेंट, यानी कि 12 लाख के 4% से ज़्यादा ना हो, वो भी आप माइनस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद आपकी रेंट की फिगर आती है। तो मैं ज्यूम करता हूँ कि तमाम चीज़ों को माइनस करने के बाद हमारी फिगर आती है 9,60,000 रुपया। हम ज्यूम करते हैं कि बाकी आपकी ये भी इस साल कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 20% रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फॉर्म में माइनस करने के बाद अमाउंट बन जाती है 9,60,000 रुपया। ठीक है, अब आप देखिए कि आपने जो टैक्स पे करना है वो कितनी अमाउंट के ऊपर करना है, इस 9,60,000 के ऊपर टैक्स पे होना है। यानी कि साल के एंड पे जो आपकी डिडक्शन है
टैक्सीबल इनकम है वो कितनी इनकम आ रही है 9,60,000 रुपया। यहां पे अब होंगे स्लैब रेट अप्लाई। स्लैब रेट कौन से हैं? स्लैब रेट हैं बिजनेस वाले, यानी कि टैक्स आपका डिडक्ट हुआ इस सेक्शन के मुताबिक जो कि 155। और ये कौन सा टैक्स है? ये विदहोल्डिंग टैक्स है। लेकिन टैक्स रिटर्न में जो चार्जेबिलिटी है, यानी कि आपको टैक्स चार्ज किया जाएगा, एक कॉन्सेप्ट है विदहोल्डिंग का और एक है चार्जेबिलिटी का। यानी कि विदहोल्डिंग और चार्जेबिलिटी दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। यहां पे आपने देख लिया है कि विदहोल्डिंग किसी और सेक्शन में हो रही है, चार्जेबिलिटी आपकी किसी और सेक्शन में होगी। चार्जेबिलिटी कितनी होगी? 9,60,000 रुपये। आपके ऊपर बिजनेस जो स्लैब रेट है वो कौन से अप्लाई होंगे? एओपी या बिजनेस इंडिविजुअल वाले। मतलब एफबीआर ये कहता है कि जो बंदा बिजनेस कर रहा है और जो बंदा प्रॉपर्टी से रेंट ले रहा है, दोनों का टैक्स रेट सेम होना चाहिए। मतलब दोनों के लिए चीजें सेम है। बिजनेसमैन जो है प्रॉफिट ज्यादा भी कमा सकता है, कम भी कमा सकता है। प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो उसके ऊपर भी स्लैब रेट है वही लगेंगे जो बिजनेस वाले हैं। ये वैसे अनफेयर है, लेकिन एफबीआर ने पिछले 2-3 साल से ये किया हुआ है। अब यहां पे आप देखें तो आप किस स्लैब में आ रहे हैं, आप इस स्लैब में फॉल कर रहे हैं। एक तो अमाउंट आपकी आ जाएगी जो 6 लाख से ऊपर की अमाउंट है। 6 लाख से ऊपर की कितनी अमाउंट है? 6 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख से ऊपर की अमाउंट बनती है 9,60,000 है। इसमें से हम माइनस कर देंगे 6 लाख की फिगर को, तो ये फिगर आपकी आ जाएगी 3,60,000। 3,60,000 के ऊपर हम क्या करेंगे? जो टैक्स है वो कितना चार्ज कर देंगे? 15% जो स्लैब रेट है वो आ जाएगा, वो बनता है 54,000 रुपया। ठीक है, 54,000 रुपये आपका टैक्स बनता है। कहां पे? आपकी जो टैक्स रिटर्न है वहां पे आपका टैक्स बनेगा 54,000 एज पर स्लैब रेट। आपका जो टैक्स डिडक्ट हो चुका है एडजस्टेबल टैक्स है वो कितना है? 75,000। अब अमाउंट आपकी ज्यादा है, यानी कि आपकी जो डिडक्शन हुई हुई है वो ज्यादा है और जो आपकी पेमेंट हुई हुई है, यानी कि जो आपका टैक्स बनता है वो कम है। अब 75,000 और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लें यहां पे क्विकली, तो आपने टेक्निकली एफबीआर को 21,000 रुपया टैक्स ज्यादा पे किया हुआ है। अगर यहां पे आपके कोई और खर्चे होंगे तो जारी बात है वो भी माइनस हो जाएंगे। तो 9,60,000 की बजाय हो सकता है ये इनकम 9 लाख हो जाए, तो आपका टैक्स मजीद कम हो जाएगा। अब आपका जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो किसके मुताबिक हो रहा है? अंडर सेक्शन 155। और जो आपने टैक्स पे करना है वो किसके मुताबिक करना है? स्लैब रेट के मुताबिक। अब आपका क्या होगा? साल के एंड पे चूंकि टैक्स ज्यादा डिडक्ट हो चुका है, उसमें 20% जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फॉर्म में अमाउंट माइनस होनी है, डिडक्शन अलाउ है वो भी माइनस नहीं हुई, तो सेक्शन 155 के मुताबिक टैक्स ज्यादा है, आपने कम पे करना है। और आपका क्या होगा? साल के एंड में जो रिफंडेबल टैक्स आएगा वो सालों साल चलता जाता है। आप उसका रिफंड फाइल करेंगे, आपका ऑडिट होगा, बजाय देने के लेने के एफबीआर से पैसे आपको देने पड़ सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, सालों साल ये अमाउंट ऐसे ही आ रही है, जो कि पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है। एफबीआर इस रूल को चेंज नहीं कर रहा, जानबूझ के नहीं कर रहा, कि उसको पता है कि जी टैक्स जो है वो ज्यादा मुझे रिसीव हो रहा है, लोग रिफंड नहीं फाइल करेंगे तो क्या होगा? एफबीआर ने आपके पैसे देने ही है ना, आपने थोड़े देने हैं, तो उसको तो बेनिफिट है। उसको बजाय ये ऐसे ही है आपको कस्टमर को एडवांस में दे दो, बाद में आपसे आप उसको डिलीवरी ना दें, आपसे मांगे ही ना। तो सेम सिनेरियो एफबीआर के लिए भी यही है कि वो क्या कर रहा है कि इस रूल को चेंज नहीं कर रहा। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं कि जो सेक्शन 153 है उसमें भी ऐसा ही हो रहा है। सेम एग्जांपल है, हो सकता है आपसे रेलिवेंट हो, लेकिन आप समझ लीजिए एक मिस्टर ए है जो कि सेलर है और एक मिस्टर बी है जो कि बायर है। मिस्टर ए ने चीजें सेल की 1 लाख की और उसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज किया, ग्रॉस अमाउंट आती है 1,18,000 रुपया। अब एज पर लॉ जो मिस्टर बी है उसने टैक्स विदहोल्ड करना है जब वो पेमेंट करेगा जो चीजें उसने रिसीव की हैं, तो वो टैक्स किस पे चार्ज करेगा? ग्रॉस अमाउंट के ऊपर, 1,18,000 के ऊपर, अंडर सेक्शन जो 153 है, जो ये कहता है कि पेमेंट करते हुए आपने टैक्स विदहोल्ड करना है। जो भी रेट है वो बात की बात है। यहां पे आप देखें टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है। क्या हो रहा है कि एक बंदा है उसकी इनकम है 1 लाख, लेकिन जब उसको पेमेंट रिसीव होगी तो टैक्स विदहोल्ड होगा ग्रॉस अमाउंट के ऊपर, मतलब जो जीएसटी है उसके ऊपर भी इनकम टैक्स विदहोल्ड होगा। अब ये तो टैक्स ऑन टैक्स है। साल के एंड में मिस्टर बी ए जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न जब फाइल करेगा वो क्या करेगा? वो लिखेगा सेल है मेरी 1 लाख की और वो कहेगा जी मेरी जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो है फॉर एग्जांपल 70,000 की, प्रॉफिट मेरा है 30,000 और उसने अपनी इस इनकम के ऊपर टैक्स देना है। पता चलेगा कि उसका टैक्स कम बनता है और लेकिन टैक्स डिडक्ट हो चुका है 118 के ऊपर। तो एक बंदे की इनकम जो है वो 18% ज्यादा रिपोर्ट करके
उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर दिया गया है। अब जब इनकम ही आपकी 1 लाख है तो 18%, मतलब ये है कि 118 के ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं, मतलब आपकी एक्चुअल में जो इनकम है वो 1 लाख है, लेकिन टैक्स आप देंगे 118 के ऊपर। साल के एंड पे क्या होगा, आपका टैक्स जो है, अगर आप मिनिमम टैक्स में नहीं है, एडजस्टेबल टैक्स में, तो आपका टैक्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, रिफंडेबल टैक्स बन जाएगा, सालों साल चलता जाएगा। तो एफबीआर ने ना सिर्फ यहाँ पे एक हरकत की हुई है, अब रेंट के केस में भी सेम ये सिनेरियो आ रहा है कि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका तकरीबन रिफंडेबल टैक्स आ रहा होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका टैक्स गलत कट रहा है या आईआरएस गलत कैलकुलेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। आईआरएस के पीछे ये गेम चेक लगाया हुआ है, ये गेम चलाई हुई है, किस तरीके से ये डिडक्शन डिफरेंट है और चार्जेबिलिटी डिफरेंट है। तो आप ये समझ जाएं कि आपकी डिडक्शन किस वजह से हो रही है। इसके ऊपर बहरहाल हमने भी कई टाइम एफबीआर को हाईलाइट किया कि भाई इन दोनों के स्लैब रेट सेम कर दें, विद होल्डिंग भी सेम कर दें और ये जो डिडक्शन है वो भी सेम कर दें, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। आपके पास अगर कोई चीज़ है, अपडेट है, तो आप लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।